तो नमस्कार बच्चों, एक्सीलेंट क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज हमारा क्लास 10th का ऑब्जेक्टिव सीरीज जो है आज से शुरू किया जा रहा है। तो ये जो हमारा संकल्प बैच है, इस संकल्प बैच के अंतर्गत हम लोग क्लास 10 और क्लास 12 के लिए ऑब्जेक्टिव का एक पूरा सीरीज लेकर के आए हैं, जिसमें सप्ताह में 5 दिन अर्थात शनिवार और रविवार को छोड़कर सप्ताह में 5 दिन हर सब्जेक्ट का 10-10 ऑब्जेक्टिव आप लोगों को ऑनलाइन पढ़ाया जाएगा, समझाया जाएगा। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग हमसे जुड़े रहिएगा ताकि आप लोगों का प्रिपरेशन जो है एग्जाम का बहुत बढ़िया से हो सके। तो आज 10 क्लास का डे 1 का पहला ऑब्जेक्टिव का यह बैच है, पहला ऑब्जेक्टिव का यह एपिसोड है। तो चलिए इस क्लास की हम आज लोग शुरुआत करते हैं। तो चलिए सबसे पहले किसी भी कार्य को करने के लिए हम थोड़ा गणेश भगवान को याद कर लेते हैं ताकि हमारा कार्य शुभ हो। अब हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और हमारा ये पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण की वक्रता त्रिज्या होगी। अर्थात इस क्वेश्चन में फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है। फोकस दूरी को हम लोग स्मॉल एफ से सूचित करते हैं। तो स्मॉल एफ का मान दिया हुआ है कितना, 20 सेंटीमीटर। और ध्यान देना अवतल दर्पण है, तो अवतल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वह ऋणात्मक होती है। ठीक है, तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होती है, तो यहाँ पे हम माइनस का साइन चाहे तो यूज कर सकते हैं। बस माइनस का चिन्ह दर्पण की प्रकृति बताता है कि भाई यह जो फोकस दूरी है किस दर्पण की है, अवतल दर्पण की। तो फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर दिया गया है, वक्रता त्रिज्या पूछा जा रहा है, अर्थात आर का मान ज्ञात करने को बोला गया है। तो एक सूत्र हमने पढ़ा है, एफ बराबर आर बाई 2। कौन सा सूत्र होता है यह? तो किसी भी दर्पण के फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में संबंध को व्यक्त करने के लिए या फिर व्यक्त करने वाला यह सूत्र होता है। इस सूत्र का हम लोग उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे एफ का मान देखिए दिया गया है 20 सेंटीमीटर। आर का मान हमको निकालना है, तो 20 सेंटीमीटर बराबर आर बाई 2। क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन करेंगे तो हमारा आर बराबर 20 गुणे 2 अर्थात आर बराबर हो जाएगा 40 सेंटीमीटर। तो आर का मान 40 सेंटीमीटर है। अब ध्यान देना ऑप्शन के हिसाब से चलना है। ऑप्शन में क्या है, 15 सेंटीमीटर है, 40 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 60 सेंटीमीटर। तो कौन सा हमारा आंसर होगा? ये बी नंबर 40 सेंटीमीटर। अब देखो यहाँ पे जो माइनस का चिन्ह दिया है, यहाँ पे क्वेश्चन उठता है कि सर हमने यहाँ पर माइनस क्यों नहीं लगाया। वक्रता त्रिज्या, ध्यान देना जब हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे तो अवतल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या होती है वह भी क्या होगी, ऋणात्मक होगी। यहाँ भी माइनस का चिन्ह आएगा, तो माइनस माइनस कट के फिर से क्या हो जाएगा, प्लस ही हो जाएगा। इसलिए माइनस का चिन्ह यदि नहीं भी लगाएंगे तो कोई बात नहीं है, माइनस का चिन्ह केवल प्रकृति को दर्शाने के लिए किया जाता है। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, 40 सेंटीमीटर। तो पहला का कौन सा विकल्प होगा, बी नंबर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कांच की एक समांतर पट्टिका है। चलिए समांतर पट्टिका हम बना लेते हैं। तो ये समांतर पट्टिका हो गई जो कांच की बनी हुई है, ये कांच की बनी हुई है। ठीक है, तो कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण रुचि आपतित हो रही है। अर्थात इस पट्टिका पर एक श्वेत किरण है जो तिरछी ऐसे आपतित हो रही है। तो पूछ रहा है कि निम्नांकित में कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। अर्थात
इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं, 3 घटनाएं दिया गया है, विचलन है, पूर्ण परावर्तन है, वर्ण विक्षेपण है, या फिर इनमें से कोई नहीं है। तो इस 4 विकल्प में से पूछ रहा है कि जब प्रकाश की किरण, ये मान लीजिए ऊपर का माध्यम हवा है, प्रकाश की किरण हवा से जैसे ही कांच में प्रवेश करेगी तो यहाँ पर एक घटना घटेगी प्रकाश के अपवर्तन का। तो प्रकाश का अपवर्तन तो यहाँ पे होगा, क्योंकि प्रकाश की किरण हवा से कहाँ आ रही है, कांच में। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रकाश के अपवर्तन की जो घटना घटेगी, उस घटना के साथ और कौन सी घटना घटित होगी। तो कौन सी घटना होगी, विचलन की। क्यों भाई, क्योंकि अपवर्तन होगा ही तब जब प्रकाश की किरण का क्या होगा, विचलन होगा। क्योंकि अपवर्तन जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं कि प्रकाश की जो किरणें है अपने पथ से यदि वह विचलित हो जाए तो उसी घटना को हम लोग प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। तो कभी भी प्रकाश किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती हैं तो अपने पथ से विचलित हो जाती हैं, अर्थात इसी घटना को प्रकाश का क्या कहते हैं, अपवर्तन। तो अपवर्तन के साथ घटित होने वाली घटना क्या है, विचलन। अर्थात हम यह भी बोल सकते हैं कि यहां पर सबसे पहले जो घटना घटित होगी वह विचलन की होगी, क्योंकि जब तक विचलन नहीं होगा तब तक अपवर्तन भी नहीं होगा। तो पहले विचलन होगा, और यदि प्रकाश की किरण का विचलन हो गया तो हम बोलते हैं कि प्रकाश का क्या हो रहा है, अपवर्तन हो रहा है। तो प्रकाश के अपवर्तन के साथ कौन सी घटना घटेगी, प्रकाश के विचलन की। हमारा ए नंबर हो जाएगा। तो ठीक है, 2 क्वेश्चन हो गए, समझते जाना है। अब तीसरे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का महत्तम मान, आवर्धन का महत्तम मान क्या होगा। यहाँ पे ऑप्शन है, महत्तम मान 2 होगा, 1 होगा, 1/2 होगा, या फिर अनंत होगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि किस दर्पण की बात की जा रही है। तो यहाँ पे बात की जा रही है उत्तल दर्पण की, ठीक है। यहाँ पे उत्तल दर्पण की बात की जा रही है। तो चलिए उत्तल दर्पण थोड़ा हम बनाते हैं। ये हमारा एक उत्तल दर्पण है, अर्थात उत्तल दर्पण जिसके अंदर वाले भाग, धसे हुए भाग का कलई किया होता है, उत्तल दर्पण होता है। उत्तल दर्पण हो गया, और यहां पर एक हो गई वस्तु, ये एक वस्तु हो गई, इसका नाम दे दिए हम ए बी। अब यहां से एक किरण गई जो मुख्य अक्ष के समांतर है, अपवर्तन के बाद सीधे ऐसे निकल गई, इसको पीछे की तरफ खींचने पर मुख्य अक्ष को यहां पर काट रही है। तो ये हमारा फोकस हो गया। एक किरण को हम वक्रता केंद्र से होकर गुजार रहे हैं, तो जब ये किरण वक्रता केंद्र पे जा रही है तो परावर्तन के बाद उसी पथ पर लौटेगी, अर्थात इसको आगे बढ़ाने पर यह यहां पर काटती हुई प्रतीत हो रही है। तो यहां पे हमारा प्रतिबिंब बन गया ए डैश और बी डैश। ये पूरा सिचुएशन हो गया उत्तल दर्पण के लिए। तो पूछ रहा है आवर्धन। तो आवर्धन का मान क्या होता है, आवर्धन किसको कहते हैं, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को आवर्धन कहते हैं। तो यहाँ पे प्रतिबिंब की ऊंचाई क्या है, प्रतिबिंब की ऊंचाई है हमारा ए डैश बी डैश, और वस्तु की ऊंचाई क्या है, ए बी। तो नॉर्मली सामान्यतः उत्तल दर्पण में जो आवर्धन का मान होता है वह 1 से कम होता है, लेकिन यहाँ पे महत्तम मान की बात की जा रही है कि भाई उत्तल दर्पण में महत्तम मान क्या हो सकता है। तो नॉर्मली उत्तल दर्पण में, सामान्यतः उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान क्या होगा, 1 से कम होगा। क्यों, क्योंकि आवर्धन का मान ही होता है, फॉर्मूला ही होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। और उत्तल दर्पण में यदि एक स्थिति को छोड़ दिया जाए, जब वस्तु ध्रुव पर स्थित हो, उस स्थिति को छोड़ दिया जाए तो वस्तु कहीं भी स्थित हो, उत्तल दर्पण में जो बना प्रतिबिंब होता है वह वस्तु से हमेशा छोटा होता है। अर्थात इस केस में ए डैश बी डैश जो है, ए डैश बी डैश यह छोटा होगा किससे, ए बी से। अर्थात यह प्रतिबिंब की ऊंचाई है और यह वस्तु की ऊंचाई है। तो प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से क्या होगी, छोटी होगी।
तो जब प्रतिबिंब की ऊंचाई वस्तु की ऊंचाई से छोटी होगी तो यहाँ पे m का जो मान होगा, अब ध्यान देना, ये कम है और यह ज्यादा है, कम में ज्यादा से भाग दे रहे हैं तो इसका मान 1 से क्या आएगा, कम आएगा। अर्थात यहाँ पे जो m का मान आएगा यह 1 से कम आएगा हमेशा। लेकिन इसमें एक सिचुएशन और बनता है। एक सिचुएशन यह होता है कि जब यही वस्तु हेलो और उत्तर दर्पण के ध्रुव पर स्थित हो। ध्रुव का मतलब क्या, मतलब कि यहां पर बिल्कुल पास में, यहां पर हो, बिल्कुल पास में हो। उस स्थिति में क्या होता है कि जो प्रतिबिंब का आकार है वह वस्तु के आकार के बराबर हो जाता है। और जब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो जाएगा तो ध्यान देना, यहां पर इस स्थिति में a डैश b डैश यह बराबर हो जाएगा किसके, ab के। अब यहां पर यदि हम आवर्धन का मान निकाले, m का मान निकाले, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई m बराबर, दोनों बराबर हैं तो a डैश b डैश के जगह पे ab बाई ab कर सकते हैं, कट कर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात केवल यही एक स्थिति होगी जिसमें उत्तल दर्पण का जो आवर्धन का मान होगा वह क्या होगा, महत्तम होगा। अदरवाइज उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान इस स्थिति को छोड़कर हमेशा 1 से क्या होता है, कम होता है। और यह बात ध्यान देने वाली है कि उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान कभी भी 1 से बड़ा नहीं होता है, हमेशा 1 से क्या होगा, छोटा होगा या फिर 1 के बराबर होगा। हाँ, अवतल दर्पण यदि है तो अवतल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से छोटा भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से बड़ा भी हो सकता है, तीनों सिचुएशन मिलता है। और यही यदि बात की जाए समतल दर्पण की, तो समतल दर्पण में हम लोग जानते हैं कि समतल दर्पण द्वारा जो बना प्रतिबिंब होता है उसका आकार वस्तु के आकार का हमेशा क्या होता है, बराबर होता है। तो जब दोनों का आकार बराबर होगा, जिसे समतल दर्पण की बात की जाए, तो समतल दर्पण के लिए m बराबर a डैश b डैश बटा ab, इसमें क्या होगा, इसमें a डैश b डैश जो है वह बराबर होगा किसके, ab के। अर्थात प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के क्या होगा, बराबर होगा, हमेशा बराबर होगा यदि समतल दर्पण है। तो समतल दर्पण में यदि हम आवर्धन निकालने जाएं तो m बराबर, यहां पर a डैश b डैश के जगह पर ab लिखेंगे, नीचे भी ab, कट के क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अर्थात m बराबर क्या होगा, 1 होगा। तो समतल दर्पण के लिए आवर्धन का मान क्या होगा, हमेशा 1 होगा। उत्तल दर्पण की बात करें तो उत्तल दर्पण में आवर्धन का मान 1 से कम होगा या फिर 1 के बराबर होगा, 0 नहीं होगा, ना 0 से कम होगा, 1 होगा या फिर 1 से बराबर, 1 के बराबर होगा। और यही बात यदि अवतल दर्पण की जाए तो अवतल दर्पण में तीनों सिचुएशन होगा। आवर्धन का मान 1 से कम भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 1 से अधिक भी हो सकता है। तो ठीक है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है यह ऑब्जेक्टिव के लिए, खास करके बिहार बोर्ड के बच्चों के लिए। तो इस क्वेश्चन को बढ़िया से समझना है, इस क्वेश्चन पे टाइम देना है, ताकि इस तरह का क्वेश्चन यदि कभी पूछे तो हमको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चलिए, ये हमारा अगला क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। अब ध्यान देने वाली बात है, यहां पर किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा, किस दर्पण का नाम ले रहा है यहां पर, अवतल दर्पण। तो किसी वस्तु द्वारा और किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी। प्रतिबिंब कैसा है भाई, प्रतिबिंब आभासी है, सीधा है तथा वस्तु से बड़ा, वस्तु से बड़ा, 3 चीजें हैं। तो समझो इस बात को, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब के बनने के लिए बहुत सारी भिन्न भिन्न स्थितियां होती है, और जिस स्थिति की हम लोग बात कर रहे हैं उस स्थिति में प्रतिबिंब कैसा बन रहा है उसका पहले ही बताया जा रहा है कि भाई अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा है, आभासी है, काल्पनिक है, और कैसा है, सीधा है। आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा ही होता है, और क्या है भाई, वस्तु से बड़ा। यह मस्ट VVI क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव के लिए, बार बार एग्जाम में आते रहता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए। तो देखो,
अवतल दर्पण में यदि प्रतिबिंब वास्तविक न बन करके काल्पनिक बन रहा है तो काल्पनिक केवल एक ही कंडीशन में बनता है, कब? तो हमारा यह अवतल दर्पण हो गया, ये अवतल दर्पण है, और अवतल दर्पण में मान लेते हैं यह फोकस है और यह ध्रुव है। तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो तो इस स्थिति में जो प्रतिबिंब है हमेशा आभासी होता है और वस्तु से बड़ा होता है। अर्थात इसमें कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? तो देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन मिल रहा है हमको। इसका ऑप्शन वक्रता केंद्र के बाहर नहीं होगा, मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच में यह भी नहीं होगा, वक्रता केंद्र पर यह भी नहीं होगा। तो कौन सा ऑप्शन होगा? लास्ट वाला बच रहा है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में हो। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, इस क्वेश्चन को थोड़ा समझना। क्यों भाई? कि जो काल्पनिक प्रतिबिंब है, आभासी प्रतिबिंब, यह तीनों ही दर्पण में बनता है, चाहे अवतल दर्पण हो, उत्तल दर्पण हो या फिर समतल दर्पण हो। अब समतल दर्पण और उत्तल दर्पण ये दो ऐसे दर्पण होते हैं जिसमें प्रतिबिंब जो है वह हमेशा काल्पनिक ही बनता है। अर्थात उत्तल दर्पण हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है, समतल दर्पण भी हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनाता है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है भाई? तो समतल दर्पण द्वारा बना काल्पनिक प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर होता है, उत्तल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से छोटा होता है, एक केस में बराबर भी होता है। और यदि बात किया जाए कि वह कौन सा दर्पण है जिसमें प्रतिबिंब काल्पनिक हो और आकार में वस्तु के आकार से बड़ा हो, तो वह दर्पण कौन सा हो गया? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण ही वह दर्पण होता है जो वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार के प्रतिबिंब बनाता है। और आभासी में कैसा प्रतिबिंब बनाता है? तो आभासी में वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। तो कब बनाता है? तो जब वस्तु दर्पण के फोकस और प्रकाश केंद्र के बीच में हो। तो हम आशा करते हैं कि क्वेश्चन की जो थ्योरी है पीछे की, वह थ्योरी आप लोग समझ गए होंगे। नहीं समझ में आएगा, यदि थ्योरी एक बार में समझ में नहीं आ रहा है तो आप बार बार इस वीडियो को देख सकते हैं, समझने का प्रयास कर सकते हैं। फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट पूछिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो है VVI है, बार बार पूछते रहता है। तो चलिए हम अब अपने अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5 क्या है भाई? तो फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर का जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दिया होता है, जो भी क्वेश्चन में मैसेज दिया होता है, उस मैसेज को बढ़िया से समझना होता है। तो फोकस दूरी पहले बोल दिया, फोकस दूरी कितना? 10 सेंटीमीटर, अर्थात एफ का मान बोल दिया 10 सेंटीमीटर। और क्या बोल रहे हैं भाई? अवतल दर्पण द्वारा उत्पन्न आवर्धन धनात्मक होगा। उत्पन्न आवर्धन क्या होगा भाई? धनात्मक होगा यदि वस्तु दूरी का मान है। वस्तु दूरी का मान क्या होगा? तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहे हैं भाई कि एक अवतल दर्पण है, उस अवतल दर्पण की फोकस दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी दिया गया है। अब पूछ रहा है कि अवतल दर्पण में जो हमारा आवर्धन होगा वह आवर्धन का मान धनात्मक होगा। और धनात्मक कब होगा? धनात्मक कब होगा? अर्थात वस्तु कहां पर स्थित हो तो जो हमारा प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब धनात्मक होगा। तो समझने की बात है। अब अवतल दर्पण में अभी हम पढ़ा के बढ़े कि अवतल दर्पण में जो वस्तु का प्रतिबिंब होता है वह आभासी प्रतिबिंब तब होता है जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता, दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में स्थित हो। अर्थात यदि वस्तु, जैसे यह दर्पण हो गया, यह फोकस हो गया और फोकस दूरी इसका यह हो गया 10 सेंटीमीटर। अब प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, उत्पन्न आवर्धन का मान क्या है? ध्यान देना, उत्पन्न आवर्धन का मान क्या है? धनात्मक। धनात्मक पॉजिटिव है और धनात्मक पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि जो प्रतिबिंब बन रहा है वह कैसा बन रहा है? आभासी।
और आभासी बन रहा है, तो अवतल दर्पण में आभासी कब बनता है? जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो। अर्थात वस्तु की स्थिति कहां होनी चाहिए? 10 सेंटीमीटर से अधिक। 10 सेंटीमीटर से अधिक का मतलब है कि हम फोकस से बाहर चले जाएंगे। 20 सेंटीमीटर से अधिक, अभी फोकस से क्या है? बाहर है। और 10 सेंटीमीटर से कम, तो कौन आंसर होगा? 10 सेंटीमीटर से कम वस्तु एफ और पी के बीच में, यहां 10 सेंटीमीटर से कम दूरी पर होनी चाहिए। तो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है? फोकस से ध्रुव की ओर जाने पर। चलिए फिर से एक बार, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है? फोकस से ध्रुव की ओर आने पर या फिर जाने पर, चलो सेमी होगा। तो चलिए यह फोकस हो गया। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण है भाई हमारा, चलो देखो ध्यान से, अवतल दर्पण, इसका यह ध्रुव हो गया। और चलिए यह इसका हो गया फोकस। तो ध्यान से भाई, जो ऑफलाइन के हमारे बच्चे हैं वो अभी अब क्लास में बैठे हुए हैं, आप लोग भी यहां पर फोकस रखिएगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि यह हमारा अवतल दर्पण है और अवतल दर्पण में का फोकस से ध्रुव की तरफ जा रहा है, ठीक है ना? तो फोकस से ध्रुव की तरफ जाने पर अवतल दर्पण के आवर्धन का मान, अर्थात एम का वैल्यू, एम का वैल्यू क्या होगा? ऑप्शन दे रहा है, बढ़ता है, अचर रहता है, घटता है, इनमें से कोई नहीं। तो क्या होना चाहिए? तो समझो बात को, जब वस्तु यहां पर है अर्थात फोकस और ध्रुव के बीच में, तो जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में होती है तो प्रतिबिंब क्या बनता है? काल्पनिक बनता है ना? इस साइड में काल्पनिक बनेगा प्रतिबिंब। चलिए यहां पर बन रहा है, काल्पनिक बन रहा है। अब क्वेश्चन पूछ रहा है कि यदि हम इस वस्तु को प्रकाश केंद्र की ओर, प्रकाश केंद्र नहीं, ध्रुव की ओर धीरे धीरे से आगे की तरफ लेकर के जाएं, तो आवर्धन के मान में क्या परिवर्तन होगा? क्या आवर्धन बढ़ेगा, घटेगा या फिर अपरिवर्तित रहेगा? तो आवर्धन होता क्या है? आवर्धन एम बराबर प्रतिबिंब की ऊंचाई, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई हम मान लेते हैं, प्रतिबिंब हमारा ए डैश बी डैश है, वस्तु ए बी है, तो प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में क्या होगी? वस्तु की ऊंचाई। तो आप जैसे जैसे इस वस्तु को आगे की तरफ लेके जाएंगे तो प्रतिबिंब के आकार में क्या होता है? वृद्धि होता है, प्रतिबिंब का आकार बढ़ने लगता है। तो इस समीकरण से समझिए, यदि ए डैश बी डैश का मान बढ़ेगा, अब ध्यान देना, ए बी तो नहीं बढ़ेगा क्योंकि जो वस्तु का आकार है, मान लीजिए वस्तु 10 सेंटीमीटर की है, तो वस्तु थोड़े कम या ज्यादा होगी, वो तो वस्तु का आकार क्या है? फिक्स है। प्रतिबिंब घटेगा या बढ़ेगा? तो ए बी का तो मान फिक्स है समीकरण में, लेकिन हमारा ए बी का मान क्या होगा? ए बी क्या हो रहा है? जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे तो ए बी क्या होगा? हमारा बढ़ेगा। तो जब ए बी का मान बढ़ेगा, ये वाला जब बढ़ेगा, तो बताइए एम का मान घटेगा कि बढ़ेगा? बढ़ेगा। अर्थात कौन सा ऑप्शन होना चाहिए? ए नंबर। अर्थात जब कोई वस्तु अवतल दर्पण में फोकस से ध्रुव की ओर जाती है, उस स्थिति में वस्तु के प्रतिबिंब का आकार बढ़ता है और प्रतिबिंब का आकार बढ़ने के कारण जो आवर्धन होता है, आवर्धन का भी मान बढ़ता है। तो चलिए हम आशा कर रहे हैं आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि एक अवतल दर्पण, फिर से आ गया भैया, फिर से यहां पे आ गए हैं। कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, चलिए अवतल दर्पण बनाते हैं समझने के लिए। हो गया हमारा अवतल दर्पण, ये ध्रुव हो गया, और चलिए ये अवतल दर्पण का ये हमारा फोकस हो गया। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है भाई कि अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर, ये हमारा प्रधान अक्ष है,
तो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी, एक चींटी है, तो कोई चींटी है यहां से ऐसे मान लीजिए कोई चींटी है जो अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चल रही है, ठीक है ना। तो चींटी का प्रतिबिंब सीधा है। अब ध्यान देना क्या बोल रहा है कि चींटी का जो प्रतिबिंब है वह सीधा है। तो भाई सीधा प्रतिबिंब है, इसका मतलब क्या है कि प्रतिबिंब वास्तविक है कि आभासी है। तो प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक है जी, आभासी है। तो चलिए, एक अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष पर चलती चींटी का प्रतिबिंब क्या है, सीधा है। अर्थात इसका मतलब ध्यान से समझना, यह फोकस है और यह है ध्रुव, और इस जो हमारा प्रधान अक्ष है, इस प्रधान अक्ष पर एक चींटी चल रही है, और चींटी का प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, सीधा बन रहा है। तो ये बताओ जो चींटी है, चींटी की स्थिति कहां होगी, अर्थात चींटी फोकस और ध्रुव के बीच में होगी कि फोकस से बाहर होगी, फोकस और ध्रुव के बीच में होगी। अर्थात चींटी यहां पर, मान लेते हैं कि चींटी यहां पर है, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछा है कि भाई चींटी का प्रतिबिंब क्या है, सीधा है, तो यहां पर चींटी है, ठीक है। तो चींटी का प्रतिबिंब सीधा है तथा बढ़ता जा रहा है, मतलब प्रतिबिंब सीधा है, लेकिन चींटी का जो प्रतिबिंब, चींटी के जो प्रतिबिंब का आकार है, वह आकार लगातार क्या हो रहा है, बढ़ते जा रहा है। तो चींटी की गति की दिशा है, गति की दिशा किधर होगी, अर्थात चींटी यहां से इधर जा रही है, यहां से इधर जा रहे हैं, क्योंकि चींटी प्रधान अक्ष पर चल रही है। तो प्रधान अक्ष पर चल रहे हैं तो इसके पास दो ऑप्शन है, चींटी यहां से इधर जा रही है कि यहां से इधर जा रही है। अब कैसे पता चलेगा, तो भाई चींटी की गति की दिशा किधर होगी, तो ध्यान देना, चींटी के प्रतिबिंब जो है सीधा है, और क्या है, चींटी के प्रतिबिंब का आकार क्या हो रहा है, बढ़ता जा रहा है। तो अब इधर हम जाएंगे तो यहां पर मान लीजिए वक्रता केंद्र हो गया, तो यदि चींटी इधर आएगी, मान लीजिए चींटी यहां पर आ गई, तो कोई वस्तु यदि वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में हो तो उसका प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा या फिर बड़ा बनेगा, बड़ा बनेगा, लेकिन प्रतिबिंब सीधा नहीं बनेगा। तो शर्त यह भी है, प्रतिबिंब कैसा होना चाहिए, सीधा होना चाहिए। तो सीधा तो भाई एक ही शर्त में होगा ना, कि जब वस्तु फोकस और ध्रुव के बीच में हो, अर्थात चींटी हमेशा किधर गति करनी चाहिए, इस डायरेक्शन में। और जब वस्तु, हाँ, जब चींटी फोकस से ध्रुव की ओर गति करेगी तो दोनों कंडीशन का पालन हो जाएगा, अर्थात प्रतिबिंब सीधा भी रहेगा और प्रतिबिंब का आकार बढ़ता भी जाएगा। तो चींटी की गति किधर होनी चाहिए, फोकस से वक्रता केंद्र की ओर, गलत है ना, फोकस से ध्रुव की ओर, ठीक है। अर्थात ऑप्शन कौन सा होगा, बी नंबर। तो देखिए थोड़ा सा थ्योरी जो है, थ्योरी समझाया जा रहा है, इसीलिए जो वीडियो है थोड़ा लंबा हो रहा है, ठीक है ना, नहीं तो सिंपली में छोटा छोटा करके हम बता के आगे बढ़ जाते। लेकिन क्लास का पढ़ाने का हमारा मकसद क्या है कि जो 7 या फिर 10 ऑब्जेक्टिव हम लोग रोज पढ़ रहे हैं, तो 10 ऑब्जेक्टिव को समझते हुए उसके पीछे की जो थ्योरी है उस थ्योरी को भी समझते हुए पढ़ते जाना है, ताकि ऑब्जेक्टिव के साथ साथ जो हमारा थ्योरी है, थ्योरी का भी क्या हो, रिवीजन हो, ठीक है ना। तो इस सबका ध्यान में रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अब क्वेश्चन क्या है, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का, यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, देखो बिंब का मतलब होता है वस्तु, तो वस्तु का प्रतिबिंब का आवर्धन एम का मान क्या है भाई, ऋणात्मक, निगेटिव है। तो जानते हो ना, यदि आवर्धन ऋणात्मक हो गया तो इसका मतलब कि प्रतिबिंब कैसा बन रहा है, आवर्धन ऋणात्मक है, इसका मतलब है कि प्रतिबिंब हमारा वास्तविक है और उल्टा है। तो ऑप्शन कौन सा होगा, डी नंबर, ठीक है ना, वास्तविक और उल्टा। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला आधा भाग टूट जाए तो प्रतिबिंब में क्या परिवर्तन होगा भाई, प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब सीधा बनेगा, कम तीव्र बनेगा, आधा बनेगा, इनमें से कोई नहीं। चलिए
इस क्वेश्चन को समझते हैं। बोल रहा है कि यदि अवतल दर्पण का निचला भाग टूट जाए, ठीक है ना, तो प्रतिबिंब कैसा होगा, सीधा बनेगा, क्या परिवर्तन होगा, हम लोग समझते हैं। तो देखिए, मान लेते हैं यहां पर ये वक्रता केंद्र हो गया। चलिए यहां पर मान लेते हैं एक वस्तु है, ठीक है, और इस वस्तु का प्रतिबिंब यहां पर ऐसे बन रहा है, ठीक है ना। तो देखिए, हम लोग थ्योरी में प्रतिबिंब के आकार को दर्शाने के लिए या फिर बनाने के लिए दो किरणों का उपयोग करते हैं, दो किरणों के मदद से दर्शाते हैं कि दो किरणें जहां प्रतिच्छेद करेगी वहीं पे क्या होगा, प्रतिबिंब बनेगा। लेकिन किसी वस्तु का जब प्रतिबिंब बनता है तो केवल दो ही किरणें नहीं, हजारों लाखों करोड़ों असंख्य किरणें उस बिंदु पर आकर क्या होती है, मिलती है। बस थ्योरी में समझाने के लिए, दर्शाने के लिए दो किरणों का उपयोग किया जाता है। तो अब यहां पे यदि कोई वस्तु का प्रतिबिंब बन रहा है तो समझिए, एक किरण यहां से गई, परावर्तन के बाद ऐसे गुजर गई, कोई किरण ऐसे गई, यहां से ऐसे गुजर गई, कोई किरण ऐसे गई, यहां से ऐसे गुजर गई। तीन किरण का हमने लिया, एक यहां से ऐसे गई, एक किरण यहां से ऐसे आकर टकराई, फिर एक किरण यहां से ऐसे टकरा गई। तो बहुत सारे, मान लीजिए किरण यहां से गई, ये भी परावर्तन के बाद यहां से गुजरेगी, एक किरण यहां से गई, ये भी परावर्तन के बाद गुजरेगी, ठीक है ना। तो ऐसे असंख्य किरणें परावर्तित होकर इस बिंदु पर क्या होती है, मिलती है, और तब जाकर क्या बनता है, प्रतिबिंब। लेकिन क्वेश्चन में कहता है कि आधा भाग टूट जाए। अब मान लीजिए कि इतना भाग हमारा गायब हो जाए, इतना भाग क्या हो जाए, आधा भाग। चलिए नीचे वाला पूरा भाग हम तोड़ देते हैं, ये आधा भाग टूट गया। अब ये आधा वाला भाग ही बचा हमारा अवतल दर्पण का, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, तो प्रतिबिंब अभी भी, अर्थात अवतल दर्पण है और यदि हमने वस्तु का यहाँ अवतल दर्पण है और यदि वस्तु का यहाँ पर वास्तविक प्रतिबिंब बन रहा है तो प्रतिबिंब अभी भी वास्तविक ही बनेगा, क्योंकि वस्तु की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो वस्तु की स्थिति नहीं बदली है तो प्रतिबिंब की स्थिति भी नहीं बदलेगी, वास्तविक ही बनेगा। लेकिन अंतर क्या होगा कि ये सारी इधर की जो किरणें आ रही थी, टकरा के लौटने के बाद यहाँ पर मिल रही थी, ये सारी किरणें अब यहाँ पर आएगी नहीं। केवल इतने ही भाग की जो किरणें हैं ये परावर्तन के बाद यहाँ पर क्या होगी, मिलेगी। अब इस भाग वाली जो किरणें, इस भाग वाली की जो किरणें थी, ये अब परावर्तित होकर यहाँ पर नहीं मिलेगी। अर्थात जब किरणें मिलेगी नहीं, उस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब की जो तीव्रता होगी, जो प्रतिबिंब का जो ब्राइटनेस होगा, जो चमक होगा, वह तीव्रता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अर्थात ऑप्शन बी होगा, ठीक है। ये हमारा 9 नंबर क्वेश्चन का आंसर है। आगे बढ़ते हैं, हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस ऑब्जेक्टिव का। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में होता है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन, हवा का निरपेक्ष अपवर्तनांक कितना होता है भाई, तो एक के बराबर होता है। अब देखिए, इसको हम सिंपल ही बता दे रहे हैं कि वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक वास्तव में कितना होता है, एक के बराबर होता है। अब एक के बराबर कैसे होगा, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, इसका भी थ्योरी है, एक के बराबर कैसे होगा। यदि आप लोग समझना चाहते हैं तो थ्योरी के क्लास में समझ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे, अगले दिन फिर से हम लोग एक ऑब्जेक्टिव का बैच कल भी लेके आएंगे, तो जुड़े रहिएगा।